अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शौकत चौधरी। आज मैं वांगत लाश शरीफ में हूं और आज जिन हस्ती के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरी मुराद के जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं। हज़रत, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी टाइम न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि जो आज का कीमती टाइम आपने मुझे दिया, इसके लिए हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका भी मशकूर हूँ। हज़रत, ज़ाहिर सी बात है कि मेरा और आपका इंटरव्यू इतना लंबा चौड़ा हो सकता है कि ये गुफ्तगू कई दिनों तक चल सकती है। इस चीज़ को भी हम ज़ाहिर करते हैं कि इतना टाइम भी आपके पास नहीं है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज मेरा और आपका सियासी इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत से मीडिया वाले आपके पास आते रहे, इंटरव्यू करते रहे। आज मैं जानना चाहूँगा, जो आज की हमारी नौजवान पीढ़ी है, वो भी ये जानना चाहती है, किताबें भी पढ़ती है, सोशल मीडिया को ज़्यादा देखती है, कि आज मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि हज़रत मियाँ अल्ताफ़ साहब की हालात ज़िंदगी पे, हज़रत कहाँ से आपने अपना जो एक ज़िंदगी का सफ़र जो था, ये कहाँ से शुरू किया? मैं तो सोशल मीडिया वगैरह देखना, लिखना मुझे तो वो कुछ पता नहीं। वो आप नौजवान नस्ल के, आज की नस्ल के जो लोग हैं, बच्चे हैं, माशाल्लाह वो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी ज़िंदगी के हालात में यहाँ वांगत में हमारे बाबा नगरी के पास ही उडर नाम का गांव है, जिसका बाद में नाम तब्दील होकर निज़ामाबाद रखा गया। तो वहाँ पैदा हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ जो मुकामी मिडिल स्कूल था वांगत, तो वहाँ फिर मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है 8वीं जमात तक वो मैंने वहाँ पे हासिल की। तो मैं जब स्कूल में दाखिल हुआ तो मेरे वालिद साहब को बड़ी शौक़ थी कि मैं पढ़ूँ। उन्होंने मेरे पढ़ाने के लिए सारी कोशिशें जो हैं वो बरूए कार लाईं। यहाँ पे उस ज़माने में तो घरों में टीचर नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक मास्टर का घर में इंतज़ाम किया, जिसकी ड्यूटी उसी स्कूल में थी, मास्टर अब्दुल रशीद साहब। तो उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से तालीम दिलवाई। और उसके बाद मेंढर के मास्टर अब्दुल रज़ाक साहब थे, उनकी भी यहाँ ट्रांसफ़र हुई वांगती में, तो वो भी हमारे घर ही रहते थे। तो मैंने 8वीं तक फिर स्कूल में भी उनसे पढ़ा और घर पे भी वो मुझे पढ़ाते थे। तो मेरे वालिद साहब का मुझे बड़ा डर रहता था। उनकी डर की वजह से मैं पढ़ता था। शायद उनका डर मुझे ना होता तो मैं ना पढ़ता या मैं मस्ती करता। और दूसरे जो मेरे बड़े भाई हैं सरफराज साहब, वो रेगुलरली मेरे टेस्ट लेते थे। तो उन टेस्ट लेने की वजह से भी मैं बड़ा अलर्ट रहता था कि मुझे उनसे भी डांट पड़ेगी, तो इसलिए मैं पढ़ूँ। ये भी दो वजह थी जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा तवज्जो से पढ़ा, मेहनत मैं करता था। और बचपन में मुझे स्कूल में भी काफ़ी मौका मिला वहाँ इस खेल कूद का भी। उसका उस वक़्त तो दो ही चीज़ें होती थी, या वॉलीबॉल होता था या कबड्डी होती थी, उतनी ही गाँव के स्कूल में चीज़ होती थी। मगर स्कूल की डेवलपमेंट के लिए भी मैं काम करता था। हमारा स्कूल बड़ी पुरानी बिल्डिंग में था, उसका ग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था, वो मैंने अपने हाथों से बनाया। उस स्कूल को बनाने में भी मदद की, उस ग्राउंड को बनाने में भी मदद की। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल था कि बहैसियत स्टूडेंट भी मेरी परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छी थी। मैं ये कहूँ कि मैं अच्छे नंबर लेके पास होता था। तो मैं अच्छे नंबर लेता था, पास होता था, मुझे भी खुशी होती थी और ख़ास तौर पे मेरे टीचर्स जो हैं उनको खुशी होती थी। तो 8वीं के बाद फिर मैं श्रीनगर टिंडल बिस्को स्कूल में दाखिल हुआ। तो वहाँ मैं नहीं पढ़ सका, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम था। तो एकदम जब मैं स्विच ओवर वहाँ पे हुआ तो मुझे मुश्किलात आईं। फिर मैंने उस स्कूल को छोड़ा तो मैं डीएवी स्कूल, उस वक़्त दूसरा स्कूल था, कश्मीर में बड़ा मशहूर था, जवाहर नगर में। तो वहाँ से मैंने फिर 9th से 12th तक मैंने वहीं पे पढ़ा, 12वीं मैंने वहीं पास की। तो उसके बाद फिर 12वीं के बाद मैं अमर सिंह कॉलेज में गया,
उन दिनों 2 साल का कोर्स होता था बीए का। बीए का। जी। तो बीए मैंने की, फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया लॉ डिपार्टमेंट में कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल की। तो मैं जब पढ़ता था तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करता था, लेकिन घोड़ों की मुझे बड़ी शौक थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो घोड़ों की मैं श्रीनगर में भी पढ़ता था, रहता था, लेकिन वो मेरे दिमाग में बस सिर्फ आता था कि शनिचरवार कब हो तो मैं घर जाऊं तो संडे को मैं घोड़े की सवारी करूं। सवारी। जी हाँ। तो यहाँ भी जब था पढ़ता था तो तब भी मेरा डेली रूटीन था जी हाँ। सवारी भी करनी, क्योंकि मेरे वालिद साहब को, मेरे दादा साहब को जी। घोड़ों का बड़ा शौक रहा है। उनकी पूरी ज़िंदगी में बड़ा शौक किया, ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब को तो बहुत जी। शौक था। ठीक। तो मुझे भी आज भी बहुत शौक है, लेकिन उस वक़्त तो जुनून की हद तक होता था। ठीक है। तो मैं आता था तो घर पे जब भी, तो जब मैं श्रीनगर भी पढ़ा तो मैंने मेहनत से पढ़ा। जी। श्रीनगर में मैं रहता था तो मैंने, अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया कि मैं अच्छे नंबरात लेके मैं पास होता रहा। तो फिर लॉ करने के बाद अ, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। जी। मेरे वालिद साहब के दोस्त थे एक मीर लहचन साहब, तो मीर वो भी लहचन मिनिस्टर रहे हैं, साहब। जी। उनके साथ पॉलिटिक्स में काफ़ी लंबे अरसे। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि इसको प्रैक्टिस मत करवाओ, ठीक। एक तो ये लोगों से पैसे लेगा, ठीक। दूसरे सिगरेट पिएगा, चाय पिएगा, बैठ के इसको आदत पड़ जाएगी, तो इसको बिज़नेस करवाओ। तो फिर मैंने लॉ करने के बाद स्टोन क्रशर लगाया, लोन लिया, तो अच्छे तरीके से मैंने उसको चलाया। काफ़ी मैंने मेहनत की, तो वो भी, उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। तो इस तरह मेरी ज़िंदगी के आखिरी ये पहले दिन जो थे जी। वो गुज़रे। तो उसके बाद फिर 87 में मैं सियासत में आया। सबसे पहला इलेक्शन जो आपने लड़ा। मैंने 87 में लड़ा। जी। तो वो इलेक्शन मैंने अचानक ही लड़ा, मैं कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं था, जी। ना मुझे इस बात का इल्म था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, जी। ना उससे पहले मुझे कोई सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी थी। ठीक। इतनी दिलचस्पी ज़रूर थी कि मेरे वालिद सियासत में थे, सरगर्म सियासतदान थे, बड़े कद के लीडर थे। तो उनकी उस महफ़िल में बैठना या उनके साथ चलना, तो वो तो एक मामूल था, और उससे सियासत का पता लगता था, बैनुल-अक़वामी सियासत का भी, बरे-सग़ीर की सियासत का भी, हिंदुस्तान की सियासत का भी, ख़ास तौर पे हमारी जम्मू कश्मीर की सियासत का। तो उन्होंने एकदम ही कहा कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। ठीक। तो फिर बात चली मेरे बारे में। उस वक़्त हम कांग्रेस पार्टी में थे, ठीक। तो बात चली इलेक्शन लड़ने की, तो उन्होंने तो बिल्कुल कह दिया कि मैं नहीं लड़ूँगा। उनको बड़ा मजबूर किया कांग्रेस हाई कमान ने। मुफ्ती साहब उस वक़्त कांग्रेस को यहाँ देखते थे, कार साहब थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो फिर उन्होंने कहा किसको दें, तो उन्होंने कहा फिर मेरे बच्चे को दे दो। ठीक है। तो उन्होंने कहा वो जीतेगा नहीं। ठीक। तो उन्होंने कहा कि पहली बार मैं जिता दूँगा, फिर वो उसके। बात वो उस तक है कि वो जीतेगा आगे या नहीं, तो पहली बार मैं जितवा दूँगा। तो अचानक ही मुझे भी पता लगा, तो फिर मैंने फ़ार्म भरा, मैं पॉलिटिक्स में आया, मैंने इलेक्शन लड़ा, बड़ा सख्त इलेक्शन था। जी। तो अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया, मैंने वो इलेक्शन जीता। फिर मुझे रोल मिला असेंबली में, जो भी मुझे एज़ एमएलए करना था, मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म करूं, असेंबली में भी और असेंबली के बाहर भी। फिर उसके बाद मैं 89 में बना कुछ 6 महीने के लिए शीप और एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर यहाँ हालात ख़राब हो गए, मिलिटेंसी हो गई, फिर मामलात सियासत के नहीं रहे। तो उसके बाद फिर 96 में इलेक्शन हुए, फिर भी अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया, फिर मैं वो इलेक्शन भी मैंने जीता। फिर मैं मिनिस्टर भी रहा सोशल वेलफेयर का, इसका हेल्थ मेडिकल एजुकेशन का। फिर 2002 में इलेक्शन हुए, फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो अपोजिशन में एमएलए रहा। तो वहाँ भी पूरी कोशिश की कि जो अपोजिशन का रोल है या जो लोगों की बात है, तो वो बड़ी बेबाकी से रखी।
اور میری بہت زیادہ پریفرنس تھی جی میری جو کانسٹیچنسی ہے کنگن۔ کنگن کی کانسٹیچنسی، تو میں نے تو کنگن کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ میرا جو ریلیشن شپ رہا یا ہے آج بھی، وہ کوئی بحیثیت وزیر کی یا ایم ایل اے کی حیثیت سے نہیں ہوتا تھا۔ جی میں نے ہمیشہ ان کو یہ سمجھا کہ میں ان کا خادم ہوں، تو میں نے اس لحاظ سے ان کی خدمت کی، تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد بھی الیکشن 2009 کا بھی آیا، 2014 کا بھی آیا، پھر اس کے بعد یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے، تو مالک نے کامیابی دی اور ہم نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی کہ اپنے لوگوں کے لیے، آپ کے رجوری پونچھ کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا تھا، یا اپنی قوم کے لیے پورے جموں کشمیر میں، تو میں نے کبھی جو میرے بس کی بات تھی میں نے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لوگوں نے بھی بڑا پیار دیا، عزت کی، تو میرے لیے یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، جہاں ایک بات آپ نے کنگن کنسٹیچوئنسی کی تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی جیت کا پرچم جو ہے یہ صرف کنگن میں نہیں بلکہ خطۂ پیر پنچال میں، چناب ویلی میں جو ہے وہ وہاں پہ آپ کی جیت کا پرچم جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ لہرایا جاتا ہے۔ میں اس چیز کو بھی ظاہر آپ کے سامنے جو وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب کوئی بھی سیاسی موڑ آتا ہے تو راجوری پونچھ کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے صلاح اور مشورہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت کس حد تک؟ نہیں، اب صلاح مشورہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو بھی یہ بات ماننی چاہیے کہ کئی جگہ جو ہے انہوں نے ہمارے مشورے پہ نہیں بھی چلے ہیں، یہ بھی ماننا چاہیے، اور نہیں چلے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے جو کچھ کہا ان کی بہتری کے لیے کیا، جو کچھ پروجیکٹ کیا وہ ان لوگوں کی بہتری کے لیے کیا۔ الٹیمیٹلی ہماری اسیسمنٹ جو تھی وہ صحیح تھی، ان کی اسیسمنٹ غلط تھی۔ ہمارا کام ہے اپنی طرف سے لوگوں کے پاس جانا، کہنا، اپنی بات رکھنی، جی آگے فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے۔ تو اب کیا وہاں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے تعلقات جو سب لوگوں کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ رجوری پونچھ کے ساتھ جی تو بات ہی دوسری ہے، جی تو ان کے ساتھ تو رشتہ ہی دوسرا ہے، ان کا بھی اور ہمارا بھی۔ تو ہم تو ہمیشہ میری دعا تو ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ رجوری پونچھ جو ہے وہ پھولتا پھلتا رہے، تو وہ ہر فیلڈ میں ترقی کر ہی رہے ہیں، سیاست میں شاید نہ کرتے ہوں تو باقی تو ہر ایک میں کر رہے ہیں، اور دعا تو یہی ہے کہ یہ ترقی جو ہے یہ دن دگنی رات چگنی ہو۔ ایک آخری سوال حضرت میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا، 15 اگست 2021 کا وہ دن جس کو کبھی 15 اگست 2021 کا دن جس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، جس دن ہماری قوم جو تھی وہ یتیم ہو چکی تھی، بابا صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بابا صاحب کے جانے کے بعد سیاسی، سماجی اور مذہبی ذمہ داریاں جو ہیں وہ حضرت آپ پہ تو کس حد تک حضرت آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت جناب بابا جی صاحب کی، حاجی بابا صاحب کی، بابا جی کی دعا رہنی چاہیے، اور آپ لوگوں کی بھی دعا رہنی چاہیے، تو خدا مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنا فرائض جو میرے ہیں، خاص طور پر اس سلسلے کے حوالے سے، دربار شریف کے حوالے سے مجھے ہمت دے کہ میں وہ جو امیدیں ہیں لوگوں کی، میں ان پہ کھرا اتر سکوں، اور میں ان لوگوں کی خدمت کر سکوں جن کا تعلق یہاں پہ اس دربار شریف کے ساتھ ہے۔ تو سیاست میں تو پہلے بھی کوشش کی ہے، آگے بھی کرتے رہیں گے، اور یہ بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کسی چیز کی لالچ نہیں کی، اور کرنے میں ہمیشہ غریب کا خیال رکھا، بے کس کا خیال رکھا، بے سہارے کا خیال رکھا۔ تو آگے سے بھی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اسی راستے پہ چلتا رہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے حضرت جناب میاں الطاف صاحب۔
آج میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ آج سیاسی طور پہ ہمارا ان کے ساتھ انٹرویو نہیں ہوگا. آج ہم نے جاننے کی کوشش کی، ہم نے بھی کوشش کی اور ہمارے ناظرین جو ہیں انہوں نے بھی جاننے کی جو ہے کوشش کی. آج میاں الطاف صاحب کی حالات زندگی پہ ہمارے سوال جو تھے وہ رہے. میں ایک چیز آپ سے یہ بھی ظاہر کروں گا کہ جب کوئی بھی اس دربار پہ آنے کی جب کوئی کوشش کرتا ہے تو میاں صاحب جو ہیں ہر وقت جو ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو اپنا پورا ٹائم جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. نوجوانوں سے لے کے بزرگوں تک بڑی نرمی کے ساتھ جو ہے وہ میاں صاحب جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. آج میرا پہلا انٹرویو جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ رہا تو ماشاءاللہ الحمدللہ کہ بڑا مسکرا کے میرے سوالوں کے جواب جو تھے وہ میاں صاحب نے دیے. تو بڑا پیارا ہی انٹرویو جو ہے وہ میرا رہا. اور میں ایک چیز یہ ضرور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ حضرت سے کہ میرا اور حضرت کا آنے والے ٹائم میں جو ہے یہ رابطہ ضرور بنا رہے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو ہے ہم ان سے جو ہے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے. دوستو دیجیے اپنے میزبان شوکت چودھری کو اجازت. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.